जैसे मैं यहाँ पे टर्बो सी ओपन करता हूँ। टर्बो सी यहाँ पर ओपन किया, दिख रही है ना मेरी स्क्रीन आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ओके गुड। इसको मैं पूरा हटा देता हूँ। अब मुझे कौन बताएगा अपना जो फॉर्मेट है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का? दोनों में से कोई भी बताओ, क्या लिखना पड़ता है सबसे पहले? बोलो। हाँ बोलो आसिफ सर, सिखाया था मैंने उस दिन, मयूर। यस सर, मैं बोल रहा हूँ बट वो माइक ऑफ था आई थिंक। माइक ऑन करो ना आपका। हाँ, माइक ऑन कर लिया सर मैंने। हम्म। हम्म। ये आफ्टर सामने दैट। आपके स्क्रीन के फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट। सी प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है, राइट? इसको ठीक से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि मैंने इसको क्या क्या बोला था। ये जो पहली लाइन है उसको क्या बोला था, दूसरी लाइन है उसको क्या बोला था, और मैं फिर से समझाऊंगा आपको कि ये लाइंस क्या है, ठीक है? ध्यान से पढ़ो इसको। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक सिंपल फॉर्मेट बनाया है जो हमारा सी प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट है। अब मैं जैसे ही इन्होंने मुझे पूछा कि एक सर एक बार और बता दीजिए, तो मैं इसको बताता हूँ फिर से एक बार, ठीक है? तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच और हैश इंक्लूड एस टी ओ डी आई ओ डॉट एच। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, प्री प्रोसेसर। सर आपकी आवाज आवाज कट हो रही है सर। हेलो सर। हाय सर। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। आ रही है, बिल्कुल अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है सर। ओके सर, कैन यू चलो ठीक रिपीट प्लीज सर? है। यस। तो ये इसको हम बोलेंगे हैश। जहां जहां पर रहेगा, तो हैश का मतलब ये होगा कि आपका सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर जो प्रोसेस होने वाला है उसको उसको हैश से लिखा जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सी लैंग्वेज में सबसे पहले जो प्रोसेस होने वाला है वो ये होने वाला है कि दो हेडर फाइल्स जो कंपलसरी आपको लगने वाली है किसी भी फंक्शन को यूज करने के लिए, वो अवेलेबल करवाता है कंपाइलर अपना। जो कंपाइलर आता है वो अवेलेबल करवाता है, तो इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब ये कोनियो डॉट एच और एस टी डी आई ओ डॉट एच, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, और ये होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये सी एल आर एस टी आर जो फंक्शन है ये काम करता है किस लिए? ये काम करता है तुम्हारा जो आउटपुट है, आउटपुट की स्क्रीन के ऊपर जो पिछले प्रोग्राम का भी आउटपुट आता है हमको, और अभी के प्रोग्राम का भी आउटपुट आता है हमको, दोनों का एक साथ दिखाया जाता है। ऐसा ना हो हमको करंट का आउटपुट मिले, इसलिए हम सी एल आर सी आर यूज करते हैं। और गेट सी एच हम यूज करते हैं इसलिए कि हमारा जब तक हमको पता नहीं चलता है कि आउटपुट क्या आ रहा है, और हम जब तक कोई की एंटर नहीं करते हैं, तब तक हमारा आउटपुट डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखता रहे हमको। ये काम होता है गेट सी एच नाम के फंक्शन का। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन गया सी प्रोग्राम का। अब इसमें हमको क्या करना है, मान के चलो कि एक वैल्यू को स्टोर करना है किसी भी। तो सबसे पहले मैं ये क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसका सोचो मत अभी। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने मान के चलो मैंने क्या किया, एक ए नाम का ब्लॉक बनाया, और इस ए नाम के ब्लॉक को 10 ये वैल्यू देनी है मुझे, राइट? अब ये जो 10 नाम की वैल्यू है ना, ये वैल्यू कहाँ जाने वाली है? ये वैल्यू जाने वाली है, अब इसको मैं अगर क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ। यहाँ से ये यहाँ पर पेंट में चलते हैं। पेंट में चलते हैं। यहाँ पेस्ट कर देता हूँ इसको, समझाने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा ये हो चुका है, क्या हुआ है ये? कट हो चुकी है स्क्रीन। ये ज्यादा आ चुका है। चलो ठीक है, कट भी हुआ है क्या?
ठीक है, अब आ गए। हाँ, चलो। अब क्या होता है नॉर्मली, ये जो कंपाइलर है, ये कंपाइलर आता है हमारे प्रोग्राम में और वो देखता है कि यहाँ प्रोग्रामर ने क्या क्या लिखा है। तो प्रोग्रामर आएगा वहाँ चेक करेगा क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले यहाँ आएगा ऊपर वाली लाइन में, इस लाइन में आएगा सबसे पहले, यहाँ देखेगा वो। यहाँ पे क्यों आएगा? क्योंकि ये हैश लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है प्री प्रोसेसर। फिर वो यहाँ लिखेगा कोनियो डॉट एच और stdio डॉट एच लिखा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से ये दोनों की दोनों फाइल्स उठाएगा, हेडर फाइल्स उठाएगा और हमारे प्रोग्राम में यूज करने के लिए रेडी रखेगा। ठीक है, ये उसकी लाइब्रेरी में रहती है, ऑलरेडी तैयार रहती है। इसके सिर्फ हमको फंक्शंस यूज करने, जैसे ये CLR है, गेट ch है, इन जहाँ पर हमने प्रोग्राम को टाइप किया था। हाँ, अब यहाँ पर देखो कंपाइलर ने दो हेडर फाइल्स हमारे लिए बना के रख दी है साइड में यूज करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, int a इक्वल टू 10। अब यहाँ पर ये दो तीन चीजें हैं इस एक सेंटेंस में। पहला तो एक ये लिखा है कि int ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो, यहाँ पर ये int लिखा हुआ है। अब ये int क्या है, ये एक डेटा टाइप है। अब ये डेटा टाइप आया कहाँ से वो हम सीखने वाले हैं, उसका आप चिंता मत करो। दूसरा है ये a। अब ये जो a है ना, ये a है इसका नाम। किसका नाम है ये? एक जगह का नाम है, जिस जगह पर इस 10 नाम की जो वैल्यू है, ये 10 जो वैल्यू है, ये वैल्यू स्टोर होने वाली है हमारे रैम के ऊपर। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं। पहली चीज जो है ये पहला चीज जो है, इसको हम बोलेंगे डेटा टाइप। इसको बोलेंगे डेटा टाइप। में हमेशा बताना पड़ता है कंप्यूटर को कि हम किस डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, हम कौन सा डेटा टाइप यूज करने वाले हैं। ये जो ए लिखा है, इस ए का मीनिंग होता है, ये एक नेम है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम जिससे हम पहचानेंगे इस ब्लॉक को। किस ब्लॉक को पहचानेंगे? जिसमें ये जो 10 है ये वैल्यू स्टोर है। तो 10 जो है वो वैल्यू है। क्या है? वैल्यू है। तो ये सारा तीन चीजें हैं और ये तीनों के तीनों चीजें रैम से रिलेटेड है। तो ये कंपाइलर क्या करता है, जब कभी ऐसा लिखा हुआ दिखाई जाता है उसको, तब वो इमीडिएटली रैंडम एक्सेस मेमोरी जहां होती है हमारे कंप्यूटर की, वहां रैम के ऊपर एक ब्लॉक बनाता है। इस तरीके से वो ब्लॉक बनाएगा, उस ब्लॉक को वो नाम देगा। क्या नाम देगा? अब इसमें से नाम को कौन सा है मैंने बोला था, बताया? ए। ठीक है, तो ए नाम दिया, यानी कि ए एक वेरिएबल नेम है। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा वो, 10 ये वैल्यू पुट कर देगा। क्या? 10 ये वैल्यू पुट कर देगा। और इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा इंटीजर, इंटीजर। इस तरीके से डेटा टाइप रहेगा। तो ये तीन चीजें पर्दे के पीछे अपने आप बनाता है कंपाइलर हमारे लिए, जब भी हम इस तरीके से सेंटेंस लिखते हैं। तो आप अभी ये समझने की कोशिश करो कि हमको अगर प्रोग्रामिंग के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो उस वैल्यू को किसी न किसी नाम से हमको प्रोग्राम में यूज करना पड़ता है। और नाम से अगर यूज करना है उसको, तो उसको हम वेरिएबल नेम ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल नेम। अब जो वेरिएबल नेम है ना, उसको देने के तरीके होते हैं। कौन से तरीके से वेरिएबल का नाम हम दे सकते हैं? जैसे मैंने अभी यहाँ पर ए दिया है, उस तरीके से आप कैसे दे सकते हो? कोई भी अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी अल्फाबेट से आप वेरिएबल का नाम स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन सर नॉट ये स्टार्ट। हाँ अल्फाबेट जो बोलो। है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, इसमें कोई भी चलेगा, कैपिटल चलेगा, स्मॉल चलेगा, कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके सर। अल्फाबेट किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकती है। यार ये स्पेलिंग क्या है, बराबर है ना? अल्फा एफ है क्या? अल्फाबेट। अरे फिर से PH है क्या? हम्म, चलो ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस। जो भी रहेगा, हाँ। तो अल्फाबेट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है स्मॉल ए से। आप स्मॉल कैपिटल ए से भी स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि मैं अगर देना चाहूँ तो ऐसा भी दे सकता हूँ। क्या दे सकता हूँ? ANAND, आनंद। इस तरीके से भी दे सकता हूँ, ऐसे आनंद। इस तरीके से हम मैं दे सकता हूँ। ऐसे आमेर, इस नाम से भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिर्फ मुझे क्या ध्यान देना पड़ेगा, मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि जो मेरा वेरिएबल का नाम है उसका स्टार्टिंग किसी भी अल्फाबेट से मैं कर सकता हूँ।
दूसरा नियम ऐसा बताता है वेरिएबल का नाम देने के लिए, यू कैनॉट स्टार्ट वेरिएबल नेम विथ नंबर और स्पेशल सिंबल। हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम ये चीज बिल्कुल नहीं कर सकते। कौन सी चीज? हम किसी भी वेरिएबल का नाम किसी भी वेरिएबल का नाम या तो नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, या तो फिर स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। देखो ना, हम हमारे बच्चों का नाम घर पे रखते हैं, उसी तरीके से तो नाम होता है। नाम कभी हम नंबर से रखते हैं क्या? सोचो, किसी भी बच्चे का नाम आज तक नंबर से है? नहीं है। एम्प्लॉय का हो सकता है, लेकिन घर के मेंबर्स का नहीं होता है कभी भी। हम अगर पेट्स का भी नेम रखते हैं तो अल्फाबेट से ही रखते हैं, नंबर से नहीं रखते हैं, या फिर स्पेशल सिंबल से स्टार्ट हम नहीं करते। तो पहला हमने नियम ये सीखा, वेरिएबल का नाम रखते समय हम अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी अल्फाबेट से, जो भी कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल लेटर भी हो सकता है। दूसरा नियम हमने ये सीख लिया कि उसमें हम नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स बिल्कुल यूज नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में, इनिशियली। बाद में हम कर पाएंगे, यानी कि मैं अगर चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ AMAR, ए अमर, और यहाँ लिख दूं मैं 01, जैसे आपने ईमेल में बहुत बार यूज किया रहेगा, उस तरीके से मैं वेरिएबल का नाम दे सकूंगा, ठीक है। या फिर A01 इस तरीके से दे सकूंगा, लेकिन मैं स्टार्ट नंबर से या स्पेशल सिंबल से नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ ये, और इस तरीके से कर सकता हूँ, तो ये वैलिड है। लेकिन दूसरा वाला इस तरीके से वैलिड नहीं है, ये ऐसा वैलिड नहीं है, ठीक है। तो वैलिड कौन सा है? ये। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? यू कैन स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर कहाँ होता है? जीरो के बिल्कुल बगल में होता है, जहाँ पे छोटी सी रेखा आ जाती है नीचे लाइन पे, जिसको बोलते हैं अंडरस्कोर। तो यू कैन स्टार्ट नेम, वेरिएबल नेम विथ अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर। ये इस तरीके से आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख के AMAR ऐसा लिख सकते हैं। ये होगा हमारा एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है ना? तो हम स्टार्ट इससे अंडरस्कोर से कर सकते हैं, नंबर से हम बिल्कुल स्टार्ट नहीं कर सकते, और स्पेशल सिंबल से, जितने हमारे बाकी के सिंबल्स हमने देखे उस दिन, वो सारे के सारे सिंबल्स हम इसमें यूज नहीं कर पाएंगे स्टार्टिंग में। बाद में तो कर पाओगे, स्टार्टिंग में नहीं कर पाओगे। ये 3 नियम आप लिख लो। पहला नियम है अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा नियम है नंबर और स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं कर पाओगे। और तीसरा नंबर ये है कि अंडरस्कोर से स्टार्ट कर पाओगे। सो दीज आर द रूल्स टू क्रिएट अ वेरिएबल। रूल टू क्रिएट अ वेरिएबल नेम। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये वेरिएबल हमने क्यों सीखा? क्योंकि हमको डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। अगर हमको एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो कहीं ना कहीं तो एक वैल्यू जानी चाहिए। दूसरी वैल्यू को कॉम्प्यूट करने के लिए कोई ना कोई तो जगह होनी चाहिए। तो ये जगह जहाँ पे बनती है उसको बोलते हैं रैम। और ये रैम पे जो जगह बनाता है वो होता है कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करता है? जैसे हम लिखते हैं A = 10, वो 10 ये जो वैल्यू है उस A नाम के ब्लॉक को दे देता है, और वो A नाम का ब्लॉक हमारे लिए एक वेरिएबल का नाम है। इट्स जस्ट अ वेरिएबल नेम फॉर अस। ठीक है। सो वेरिएबल नेम हम जब बनाते हैं तो किस तरीके से वेरिएबल नेम बनाएंगे? 3 मेन उसके रूल्स है। पहला रूल है अल्फाबेट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी नाम बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी नाम से ले सकते हैं, क्योंकि वो हम ही यूज करने वाले हैं उसको, और कोई यूज नहीं करने वाला है। जो प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम लिखने वाला है, वही उसको यूज करेगा। दूसरा है कि यू कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स। और तीसरा है कि एक स्पेशल सिंबल है जिसको हम अंडरस्कोर बोलते हैं, उस अंडरस्कोर से आप स्टार्ट कर सकते हो। बाद में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब पहला अक्षर आपका वो नहीं होना चाहिए, बाद के अक्षर कुछ भी हो सकते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फा न्यूमेरिकल नेम्स के कॉम्बिनेशंस को वेरिएबल में बना सकते हैं हम लोग। ये समझ में आया आपको? सर, वेरिएबल के नेम के पहले डेटा टाइप लिखना जरूरी है, जैसा डेटा इंट टाइप लिखा हो? लिखना जरूरी है, और जब तक हम वेरिएबल के नेम को बनाना नहीं सीखते हैं
तब तक डेटा टाइप को लिखना या क्या लिखना है वो अभी हमको मालूम नहीं है। द नेक्स्ट पोर्शन हमारा जो रहेगा वो यही है कि हम डेटा टाइप्स को सीखने वाले हैं। तो आपको फिर पता चलेगा कि ये डेटा टाइप्स किस तरीके से काम करते हैं और हमारे प्रोग्राम में हम इसको कैसे यूज कर पाते हैं। ठीक है, अभी के लिए हमको वेरिएबल को समझना था कि एक वेरिएबल कुछ नहीं होता है, बस एक आइडेंटिफायर होता है जिसमें कोई ना कोई वैल्यू हम भेज सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू, या फिर प्रोग्राम के थ्रू वैल्यू को ले सकते हैं, या तो देना या फिर लेना। दोनों भी केसेस में हमको नाम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम जब भी किसी को बुलाते हैं तब भी नाम से बुलाते हैं, जब भी किसी को भेजते हैं तब भी हम उसको नाम से ही भेजते हैं। तो हमको वेरिएबल नेम किस तरीके से रखा जाता है वो सबसे पहले समझना पड़ता था, और इसीलिए हमने समझा कि वेरिएबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, और वेरिएबल को जैसे ही क्रिएट किया जाता है उसके हमको रूल्स भी पता होने चाहिए। तो हमने तीन रूल हमने यहाँ पे सीख लिए, उसके जरिए हमको अब वेरिएबल नेम बनाना आएगा। अब जब भी वेरिएबल को यूज करना है तब वेरिएबल को यूज करने से पहले हमको उसका डेटा टाइप देना पड़ता है, और डेटा टाइप होता क्या है, किस तरीके से डेटा टाइप्स है, वो हम आगे सीखेंगे, अगले सेक्शंस में सीखेंगे। अभी अभी आज के लिए बस करता हूं मैं, थोड़ा फ्लो में आने के लिए। कल से हम डेटा टाइप सीखेंगे, डेप्थ में सीखेंगे कि ये इंटीजर आया कहाँ से, इसका मतलब क्या होता है, ये डेप्थ कैसे स्टोर होता है रैम के ऊपर, और इसको फिर फेच कैसे किया जाता है, इसकी वैल्यू हम कैसे ले सकते हैं, इसको वैल्यू हम कैसे दे सकते हैं। अभी के लिए समझा, आपको वेरिएबल का नाम समझा? सर व्हाट इज मीन बाय फेच? फेच मतलब लेना, रिट्रीव करना। मान के चलो कि आपके अकाउंट में कुछ रकम है, ठीक है, आप गूगल पे से क्या करते हो, उस रकम को फेच करते हो, रिट्रीव करते हो, और वो रिट्रीव करके आप किसी और को दे देते हो। आपके वैलेट में कुछ पैसे हैं, आपके जेब में कुछ पैसे हैं, तो आप जेब में से पैसे निकालते हो ना, तो उस निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं फेचिंग करना। डेटा के बारे में यूज किया जाता है ये टर्मिनोलॉजी हमेशा। डेटा जब भी स्टोर होता है तो उसको फेच किया जाता है कहीं से, या रिट्रीव किया जाता है, एक्सेस करने के लिए उसको फेचिंग बोला जाता है।